हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से चलता रहे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट टर्म फर्स्ट का। हम लोग मॉडल पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि हर मॉडल पेपर हमारा कितना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर से ही पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज, क्या है मैनेजमेंट? आर्ट है, साइंस है, या फिर बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़े कि मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी है आर्ट्स भी है, मिक्सचर है हम लोग का कॉमर्स है। तो साइंस कैसे है? तो साइंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए प्रीफर के लिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता गया कि आप अगर पूछे कि साइंस क्यों है तो यहाँ पे रीजन है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। और आर्ट्स इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बोथ है, याद रखना है, साइंस भी है और आर्ट्स है। साइंस क्यों है? ताकि उसका प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल अप्लाई होगा, और आर्ट्स इसलिए ताकि उसको प्रैक्टिकल वे में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है हमारा, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर कोई कंट्री का अगर सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट होने का क्या रीजन है, फॉरमोस्ट क्या नीड है डेवलपमेंट होने का, या उसके पास फिजिकल रिसोर्स होने से क्या डेवलप्ड हो सकता है? वो कुछ हद तक डेवलप्ड हो सकता है। इकोनॉमिक रिसोर्स रहेगा, उसके पास आर्थिक बहुत संसाधन रहेगा तो हो सकता है, तो भी नहीं हो सकता है। दोनों होना चाहिए उसके पास, और दोनों के साथ एक उसको मैनेज करने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्यों? फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, अगर मैनेजमेंट अगर इफेक्टिव वे से काम कर रहा है, दोनों रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो वहाँ का डेवलपमेंट होने का बहुत ज्यादा चांस है कंट्री का। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल आर। कितना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हेनरी फॉयल दिए थे? तो हमारा यहाँ पे था 14। कौन कौन सा प्रिंसिपल था? तो आप लोग सब 14 प्रिंसिपल को एक बार जरूर पढ़े होंगे, हमको कंफर्म है। तो आप लोग जो जानते हैं कौन कौन सा प्रिंसिपल है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है तो आप लोग जानिएगा, तभी तो फिर उसका कर पाइएगा उसका आंसर। तो यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों का क्या क्या है। पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है हेनरी फॉयल ने, दिया है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है डिसिप्लिन। फोर्थ बता रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और उसके बाद है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसके बाद है रेमुनरेशन। फिर है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। उसके बाद है स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। उसके बाद इनिशिएटिव है, और लास्ट में स्प्रिट डी क्रॉप। ठीक है, तो ये 14 प्रिंसिपल आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितना दिए थे जॉर्ज आर टेरी में? तो यहाँ पे 4 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन सा स्टेप है मैनेजमेंट का? तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग करना। तो यहाँ पे होगा प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग क्या है? तो कुछ भी हम लोग थिंक इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, एंड whom शुड बी डन। हम लोग प्लानिंग का मतलब कि एडवांस में सोचते हैं ना कि हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है, साथ में हम लोग को कौन करेगा उस काम को, किसके द्वारा किया जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे वो काम को, या फिर जो सारा कुछ पहले डिसाइड करते हैं वही हमारा प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है, मैनेजमेंट इन इंडिया इज। मैनेजमेंट जो है इंडिया में क्या है? नेसेसरी है, अननेसेसरी है, लग्जरी है, फिर नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट हर जगह कंपलसरी है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ना
रिसोर्सेस होगा ना मैन ह्यूमन बीइंग का होगा, तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी हर जगह। तो यहाँ पे नेसेसरी, मैनेजमेंट इन इंडिया इज नेसेसरी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? उसका आंसर है, आंसर सी, F.W. टेलर, जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर। और अगर पूछेगा आप लोग से हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो कौन है उसका? आप लोग कमेंट करके बताइए कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है वेज गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के हिसाब से जो वर्कर का वेज दिया जाता था, क्या मैक्सिमम था, मिनिमम था, जीरो था, या फिर नन ऑफ दिस, क्या था? इसका आंसर होगा, पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वहां पे वर्कर सबको ज्यादा रेमुनरेशन देने का बात ही नहीं था, कि पैसा देने, वेज देने, सब एकदम देना ही नहीं चाहता था। वहां पे कम से कम दे, बस काम ज्यादा करे और जो वेज सैलरी रहे कम से कम ले। तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच का यही थॉट थिंकिंग था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, और वेजेस जो होता है मिनिमम दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसे बोल रहा है स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है? तो हम लोग जानते हैं स्टाफिंग क्या है, ऑल ऑफ दी अबव आएगा इसका आंसर। ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है, पर्सनल मैनेजमेंट का भी है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, साथ में फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। ओके, क्लियर। तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, हम लोग लेमन भाषा में जानेंगे, आसान भाषा में, कि स्टाफिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है एम्प्लॉय सबको हम लोग रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं, तो स्टाफिंग का पार्ट है। जहाँ पे मतलब हम लोग एम्प्लॉय सबको फाइनली सेलेक्ट करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आप लोग यहाँ पे आपको जॉब करना है, तो जॉब करने का जो जो प्रोसेस होगा स्टार्टिंग से लेकर रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर काम करेगा। तो स्टाफिंग का मतलब होता है हम लोग स्टाफ को वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय सबको रखना, तो ये स्टाफिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे फॉर्मुलेटेड होता है भाई? तो ये फॉर्मुलेटेड होता है, इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं, बी होगा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। देखता है मैनेजमेंट अपना एक्सपीरियंस करता है, उसके हिसाब से फिर इसका प्रिंसिपल सबको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है हमारा व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस। कब साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था? तो हुआ था हमारा 1913। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन थे? आप लोग को ध्यान में याद रखना है, भूलना नहीं, कौन थे? F.W. टेलर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1913 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है हमारा for effective delegation dash is essential to be a compliant with responsibility। तो अगर इफेक्टिव डेलीगेशन चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको अथॉरिटी को भी देना पड़ेगा। ओके, जब भी डेलीगेशन रहेगा तो वहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, तभी डेलीगेशन इफेक्टिव होगा, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन 13 बता रहा है द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का सबसे इसेंस क्या है? तो कोऑर्डिनेशन है हमारा इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज है, ओके, और साथ में एक्टिविटीज है, उसको क्या करता है, एक साथ लाता है, उसके बाद उसको कैसे बढ़िया से एक सेट किया जाता है ताकि सब हार्मोनी से अच्छे से ढंग से काम करे और जो भी गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव कर सके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है प्लानिंग हमारा, प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर। हम लोग प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो प्लानिंग का मतलब बताया था कि जो भी हम लोग फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं, थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, सारा हमारा प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है हाउ मेनी लेवल आर देयर इन मैनेजमेंट। तो हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट में कितना लेवल होता है? 3 लेवल होता है। कौन कौन सा है भाई? तो पहला टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल, फिर लो लेवल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है ए गुड प्लान इज। जो गुड प्लान होगा वो क्या होगा हमारा?
फ्लेक्सिबल प्लान हम लोग किए, और फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटीज आ गए, जैसे अभी कोरोना काल में आ गया, तो अगर हम लोग प्लान किए थे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना ऑटोमेटिक प्लान, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लानिंग टाइम टू टाइम पे। अगर कुछ भी ऐसा कुछ पूरा फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे, फिक्स रखेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके साथ हम लोग चलने के लिए। तो हमेशा गुड प्लान जो होता है हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। और क्या होता है गुड प्लान, उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए, साथ में सिंपल भी होना चाहिए प्लान, और क्लियर भी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए। ओके, ये गुड प्लान का कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है सेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर टू, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर ये होगा कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग विथ आवर सेल्फ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो भी पावर है एक सिंगल आदमी के पास रहेगा, खुद ही रख रहा है पास में, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पे देखिए, सेंट्रलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रेस्ट विद द टॉप मैनेजर। जो भी मेन डिसीजन लेने वाला है किसके पास रहेगा, टॉप मैनेजमेंट के ही पास रहेगा। और इसका अपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भाई, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे फंक्शन बाय डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी टू मल्टीपल टीम अक्रॉस ज्योग्राफी। अगर डिसेंट्रलाइजेशन का जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा काम रहेगा डिसीजन मेकिंग वाला, कुछ भी ऐसा रहेगा तो उसको क्या हम लोग डेलीगेट कर देंगे, दूसरे को भी सौंप देंगे कि हाँ आप भी ले कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है हेनरी फॉयल वाज बोर्न इन, कब हेनरी फॉयल जी का जन्म हुआ था, सॉरी वाज इन, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो हुआ था आपका जाके फ्रांस में। हेनरी फॉयल वाज बोर्न इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग कहाँ पे होता है, इन्वॉल्व्स क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है डेलीगेशन कैन बी डन, हम लोग डेलीगेशन करेंगे कब, जब हमारे पास ऑथोरिटीज रहेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो डेलीगेशन का क्या मीनिंग होता है भाई, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। हम लोग जो भी अपना वर्क करता है अपना नीचे वाले तबका को देते हैं कि भाई तुम काम को संभालो, तो थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो ये कंडीशन में आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो हमारा वो डेलीगेशन का पार्ट हो जाएगा। तो डेलीगेशन का क्लियर कंसेप्ट हो गया मीनिंग, जब हम लोग अपना सबऑर्डिनेट को कुछ वर्क को ग्रांट कर देते हैं तो हमारा डेलीगेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है, टू अपॉइंटिंग द पर्सन। स्टाफिंग का मीनिंग पहले बता देंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को एम्प्लॉय चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या है हमारा स्टाफिंग। तो यहाँ पे अपॉइंटिंग द पर्सन स्टाफिंग का मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा है एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यहाँ पे 75% है एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 23 डैश ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही फॉर्म होता है, तो वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहता। अब क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे ए से जाएगा बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, उसके बाद एफ जी, ऐसे करके एक सिस्टम चलेगा। जैसे मान के चले पहले लो लेवल है, उसके बाद मिडिल लेवल, उसके बाद फिर टॉप लेवल। ओके, तो एक स्केलर चेन होता है। तो कहाँ पे स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है भाई, तो जहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पे हमारा स्केलर चेन को भी फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो भी रहेगा वहाँ पे हम लोग स्केलर चेन को फॉलो करना कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 बता रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, कौन सा एलिमेंट नहीं है डेलीगेशन का। हम लोग जानते हैं डेलीगेशन का 3 एलिमेंट है, क्या क्या है, ARA याद रखना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसका एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कौन सा ऐसा काम है जो हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जो हमारा सीक्रेट वर्क रहेगा उसको हम लोग डेलीगेट नहीं करेंगे, तो फिर सीक्रेट रहा कहाँ, तब तो सबको पता चल जाएगा।
जो भी हमारा सीक्रेट वर्क रहेगा उसको हम लोग डेलीगेट नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 27 बता रहा है पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज वर्क ऑफ, जो जो पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो कौन बनाता है, हमेशा हाई लेवल का जो मैनेजर रहता है वही हमारा रूल रेगुलेशन पॉलिसी सब परफॉर्म करता है। इसका आंसर ए। और 28 का आंसर हो जाएगा रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। रिक्रूटमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या कभी कभी होता है, वंस होता है, ट्वाइस होता है, ईयरली होता है या फिर कंटिन्यू होता है। तो हमेशा जो रिक्रूटमेंट होता है हमेशा होते रहता है। जैसे कोई वर्कर का कुछ हेल्थ इशू हुआ, रिटायर्ड हो गया या फिर छोड़ दिया कंपनी को, तो फिर तुरंत रिक्रूट करता है, कि वर्कर तो चाहिए ना। और अभी हर क्षेत्र में चाहिए उसको वर्कर, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लो लेवल में, हर जगह रिक्रूट करेगा। कंटिन्यूस चलते रहता है जब उसको दरकार है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, तो it refers to identification of sources of manpower available and making effort to secure application of various job position in organization। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कोई मैन पावर है जिसके पास एक कैपेबिलिटी है जो वर्क कर सकता है। पोजीशन कौन सा पोजीशन खाली है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के, उस आदमी को वहां पे हम लोग रख सकते हैं। तो हमारा रिक्रूटमेंट होता है, उसी को बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 बता रहा है बीच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है भाई, तो जो हेल्प इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग हमारा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है। ये क्या है, हमारा एडवांटेज बोल सकते हैं। ये प्लानिंग का एक एडवांटेज है, बाकी सब लिमिटेशन है एक्सेप्ट सी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व। अगर हम लोग कोई एम्प्लॉय को डेवलप करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, बढ़िया स्किल बताएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा, फिर साथ में ट्रांसफर भी हो सकता है, और ट्रेनिंग तो मिल ही रहा है उसको। तो ये क्या होगा, सारा इसका पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर का पार्ट क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व ऑल ऑफ दिस। 31 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन। क्या नेसेसरी है इफेक्टिव डेलीगेशन करने के लिए, तो पहला बताया फैसिलिटी टू कांटेक्ट, साथ में उसका जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो कोऑपरेशन रहेगा, साथ में कोऑर्डिनेशन को भी करेगा, और उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी जो रहेगा। तो मतलब यहाँ ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। इसमें बता रहा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या इंक्लूड करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमारा जो रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग करता है। जो पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग को एक ट्रेनिंग दे रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है, तो सारा इस सब हमारा पार्ट आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका पार्ट है, स्टाफिंग का। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट, तो एब्सोल्यूट कभी नहीं होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सल अप्लाई होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बिहेवियरल होता है, लेकिन एब्सोल्यूट कभी नहीं रहता है। ओके क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 34 मेथड ऑफ ट्रेनिंग। क्या कौन कौन सा मेथड है ट्रेनिंग का, तो हम लोग जानते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम लोग जॉब कर रहे हैं उसी में सिखाया जाता है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग जब हम लोग जॉब को छोड़ के दूसरा जगह कहीं पे हम लोग ट्रेनिंग दिया जाता है, वो होता है अप्रेंटिसशिप। डायरेक्ट हम लोग को एक बढ़िया इन्वायरमेंट दिया जाता है, सेम टू सेम वर्क जैसा होता है काम उसी तरह जाके इन्वायरमेंट दिया जाता है, वो होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आप लोग क्लियर है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा है एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जो दे रहे हैं क्या नेसेसरी है, अननेसेसरी है, कंपलसरी है, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। तो देखिए अगर एम्प्लॉय सबको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है इफेक्टिवली वे में नहीं हो सकता है, इफिशिएंट वे में भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एकदम नेसेसरी है हर एम्प्लॉय को बीच बीच में हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, ताकि उसका जो भी है नॉलेज इन्हांस करेगा, काम करने का तरीका चेंज होगा, रहन सहन में चेंज होगा। तो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीजिंग इज कॉल्ड। अगर कोई भी हम लोग एम्प्लॉय है उसका अथॉरिटी हम लोग हायर पे करा रहे हैं, इंक्रीज करवा दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, उसका लेवल को बढ़ा रहे, लेवल बढ़ा रहे मतलब उसका
जो अथॉरिटीज था उसको अब थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन 37, स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्टाफिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो इस तीनों का जाएगा, लो लेवल के लिए, मिडिल लेवल के साथ में टॉप लेवल के लिए भी। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। 38 का आंसर देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, क्या ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का? तो इसके कारण क्या होता है, अगर हम लोग डेवलपमेंट होगा तो इसके कारण हमारा कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, उसके बाद साथ में परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होगा, उसके बाद जो भी हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन भी होगा। तो ये सभी हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बता रहा है, अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनेल देयर आर डैश स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो कितना प्रोसेस है भाई? इसके हिसाब से 7 प्रोसेस है, याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो पहले प्लानिंग का स्टेप हम लोग जानना पड़ेगा कौन कौन सा है, तभी तो बता सकते हैं लास्ट स्टेप क्या है। तो देखिए फर्स्ट प्लानिंग का स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा बता रहा है डेवलप करेंगे प्रीमाइसेस को, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, उसके बाद फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे जो अल्टरनेटिव कोर्स हम एक्शन बनाया है, उसके बाद फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप आता है हमारा फॉलो अप एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, फॉलो अप एक्शन। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट टर्म का फर्स्ट मॉडल पेपर कवर कर लिए पूरा अच्छे से। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। साथ में अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज आप जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है TSM कॉमर्स गुरुकुल। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कीजिए और हमेशा रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।